नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। पुष्कर से अजमेर की ओर आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सोमवार रात पुष्कर रोड पर 3 बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार लोग कार के साथ काफी दूर तक घिसते चले गए। टक्कर के बाद अनियंत्रित फॉर्च्यूनर सड़क किनारे खाई की ओर जा पहुंची। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच गया। अजमेर पुष्कर घाटी में सोमवार रात एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सड़क पर ऐसा कहर बरपाया कि कुछ ही पलों में इलाके में चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 9:45 पर पुष्कर से अजमेर की ओर आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने एक के बाद एक 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार कई फीट तक सड़क पर घिसटते चले गए। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर खाई की तरफ बढ़ गई, लेकिन गिरने से पहले ही रुक गई। घटना के बाद सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई। वहीं कार में सवार लोग हादसे के तुरंत बाद मौके से पहाड़ियों की तरफ भाग निकले। सूचना मिलते ही अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। कोई डेथ वगैरह? पुष्कर से जो अजमेर शहर जाने वाला जो रोड है, घाटी वाला, उस पर सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक वाहन से 2-3 मोटरसाइकिलों को टक्कर लग गई है। लोग चोटिल लोग हैं। इसी पे मौके पे आया तो देखा है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो अजमेर से बाहर के नंबर की है और संभवतः जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है तेज़ गति से चला करके आई है। 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारा है। लोग दोनों तरफ से इंजर्ड हैं, बट अभी तक जो सूचना है जो इनको उपचार के लिए तुरंत भिजवा दिया गया है और बाकी पुलिस जाब्ता मौके पर है। प्रशासन अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में लो के एक छात्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक युवकों ने दरगाह बाजार स्थित एक बिरयानी की दुकान पर युवक को घेर कर उसके साथ मारपीट की, चाकू से हमला किया और उसका आईफोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। अजमेर के दरगाह बाजार क्षेत्र में लो के एक छात्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक युवकों ने दरगाह बाजार स्थित एक बिरयानी की दुकान पर युवक को घेर कर उसके साथ मारपीट की, चाकू से हमला किया और उसका आईफोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में 8 लोगों को नामजद किया गया है। दरगाह थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मुस्लिम मोची मोहल्ला निवासी सैयद शहजाद अली ने बताया कि वह वर्तमान में दरगाह बाजार क्षेत्र में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि बीरगांव निवासी सैयद दिलनवाज अली सहित अन्य युवक पिछले कई दिनों से उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने दरगाह बाजार स्थित एक बिरयानी की दुकान पर उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उस पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि हमलावर उसका आईफोन और नकदी भी छीन कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है तथा फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जाएगी। दिनांक 16/5/2026 को परिवादी शहजाद अली पुत्र श्री मकसूद अली निवासी मीर हाल निवासी मुस्लिम मोची मोहल्ला की तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 85/2026 धारा 115(2), 126(2), 189(2), 303(2) BNS में दर्ज हुआ है। परिवादी का कहना है कि दिनांक 16/5/26 को दोपहर को मैं व मेरा दोस्त यूसुफ, शाहरुख, सैफ फूल गली में सोनूबाई की दुकान पर बिरयानी खाने गए थे। उसी दौरान दिलनवाज, शोएब, सुलेमान, अमान, सोहिल, रुस्तम, आशिक अली और रमजान वगैरह ने एक राय होकर इनके साथ मारपीट की थी, जिससे इसकी चोटें आई है। दोनों खादिम समुदाय से? हाँ, दोनों खादिम समुदाय से हैं। पूर्व में दोनों की कोई बातचीत या झड़प? बातचीत हुई है, बाकी झगड़ा वगैरह कोई नहीं हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है? जी।
एक पक्ष ने पहले करवाया, दूसरे ने बाद में करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर शहर के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत नैबिट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा प्रतिष्ठित एक्रेडिटेशन प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि विद्यालय की वर्षों की मेहनत, उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता और मजबूत संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रमाण मानी जा रही है। देश भर में वर्तमान में केवल 75 विद्यालयों को ही यह मान्यता प्राप्त है, जबकि राजस्थान में अब तक केवल 3 विद्यालय ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो पाए हैं। ऐसे में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर का इस सूची में शामिल होना पूरे शहर और विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय बन गया। विद्यालय राजस्थान का तीसरा तथा अजमेर का दूसरा स्कूल बन गया है जिन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। नैबिट एक्रेडिटेशन किसी भी विद्यालय के लिए गुणवत्ता, सुरक्षित शिक्षण वातावरण, प्रभावी प्रशासन, अनुशासित कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों के समग्र विकास का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्टाफ और प्रबंधन से 360 डिग्री फीडबैक लेकर संस्था का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा के लिए विद्यालय द्वारा गरिमामय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, स्टाफ सदस्य एवं मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। विद्यालय के वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान ने कहा, यह एक्रेडिटेशन केवल सम्मान नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और विश्वास की पहचान है। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका पूजा राय ने इसे विद्यालय के इतिहास का यादगार क्षण बताते हुए कहा कि नैबिट एक्रेडिटेशन प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे विद्यालय की टीम ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सफल बनाया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रबंधन द्वारा सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें 27 सदस्यीय कोर नैबिट टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही ममता भार्गव, ट्विंकल बॉस और सुनील कुमार राय को एक्रेडिटेशन प्रक्रिया में उत्कृष्ट मेहनत, नेतृत्व और सफल संचालन के लिए विशेष सराहना प्रदान की गई। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, आधुनिक दृष्टिकोण और अनुशासित प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है। प्रोसेस है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ऑलरेडी लास्ट 6 ईयर से नंबर 1 स्कूल ऑफ अजमेर कहा जा रहा है एंड राजस्थान के भी टॉप 5 स्कूल्स में आता है। बट मोस्ट ऑफ दिस ये जो ऑडिट का प्रोसेस रहा है या जो सर्वे रहे हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू थे, जबकि बहुत स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एजुकेशन वर्ल्ड, एजुकेशन टुडे। बट हम चाहते थे कि हम उससे भी एक लेवल आगे बढ़े और उसके लिए हमने गवर्नमेंट बॉडी को चूज किया, जो कि एक चैलेंज था फॉर श्योर, क्योंकि इसमें कंप्लायंस को लेके एक जो सीबीएसई की गाइडलाइन है, जो एजुकेशन की गाइडलाइन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, बट अलॉन्ग विद इट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्लान करके उन पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है। नैबिट का जो अभी करंट नैबिट के ये करंट जो ऑडिट हुए हैं इस साल, उसमें से आई थिंक हम उन 5-10 स्कूल्स में से हैं जिन्होंने एनईपी के चेंजेस के बाद ऑडिट कराया है। इसके पहले पुराना इनका पैरामीटर्स थे, कुछ 50 पैरामीटर्स थे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंजेस जो अडेप्ट किए, तो बहुत शॉर्ट टाइम था एक स्कूल को भी एनईपी के थ्रू अपने आप को अपडेट करने का एंड उसके अकॉर्डिंगली पूरे सिस्टम को वर्क करने का। नैबिट का सबसे बड़ा एक जो टैगलाइन है, जो कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो प्रोसेस ड्रिवन होनी चाहिए, पीपल ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। किसी के रहने और नहीं रहने से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सो दिस इज 9th एकेडमिक ईयर जो हमने शुरू किया और लास्ट ये पूरा इंटायर ईयर इस पे वर्किंग की गई है। इसमें बहुत क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है वर्क को लेके, जहाँ पे आपका कोई भी प्रोसेस है या कोई भी पॉलिसी है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और इस तरह से डिफाइन होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सब हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि एज ऑन डेट राजस्थान में बस 3 स्कूल
हैं जो NABID accredited हैं, we are among them, and इंडिया में बस 75 schools हैं जो NABID accredited हैं, and we've become part of it, so we're very happy and proud of it. बेनिफिट इसका पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आई मीन व्हेन यू से कि गवर्नमेंट से कुछ चीज वैलिडेट हो रही है तो उसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट हायर होती है, सो वी फॉलो इन दैट कैटेगरी. हमारे NABID के जो पैरामीटर्स थे लार्जली उसका 60% जो वेटेज है वो एकेडमिक्स को है, बट 40% ऑल्सो लुक्स इनटू द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, एंड वेलबींग इज नॉट फिजिकल बट साइकोलॉजिकल एज वेल. सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन जो कि आज की डेट में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है पेरेंट्स को लेके. सो we got assessed in all those parameters, and I'm very happy and pleased to share that we've done very well in that. जो ये प्रोसेस था बहुत अच्छा था. डिफिकल्टीज आई बट इससे हमने बहुत कुछ सीखा. इसमें 36 पैरामीटर्स हैं जिस पे सबको वर्क करना होता है, और हमने एक कोर टीम बनाई थी 27 मेंबर्स की, जिनको एक एक पैरामीटर दे दिया गया था. कईयों के पास 2-3 पैरामीटर्स थे. जैसे अगर आप बात करें कि इंटरेस्टेड पार्टीज which play a crucial role in the formation of the school and its family. So interested parties से हमारे कैसे contact है, उस चीज़ पे हमने पूरा डेटा प्रिपेयर किया. फिर आते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो सबसे बड़ा डोमेन था, जिसमें हमारे तरह तरह के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, जो न्यू पैडागोजीज हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारी सबसे अच्छी है. तो उसके एक एक पैरामीटर के 5 लेवल्स होते हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से हर एक लेवल को प्रोड्यूस किया विद डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस. फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. दैट वाज द क्रूशियल पार्ट वेयर आवर स्कूल इज फैबुलस इन दैट, बिकॉज इट हैज ऑल द मेजर्स रिक्वायर्ड that a good school should have, keeping in mind the safety and security of the children. और जब assessors आए, उन्होंने हमारे काम की बहुत तारीफ की. एक एक पैरामीटर के एक एक प्रोसेस ओनर से वो मिले और किस तरह से काम हुआ है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट देखा, हर चीज़ के SOPs देखे और हर चीज़ के एविडेंसेस दिखाए गए. ये सिर्फ बोलना ही नहीं था, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जब एविडेंसेस दिखाए जाते हैं तब प्रूफ आता है कि येस द स्कूल इज कमिटेड टू वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन, वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस. तो हमारे जो एविडेंसेस थे वो खुद इतना कुछ बोल रहे थे कि स्कूल बहुत कुछ करता है. एंड नो डाउट इन सब वजहों की, इन सब रीजंस की वजह से आज हमें ये एक्रेडिटेशन मिला है, for which we all are very proud. And thank you to the management and the entire team for achieving this great success. NABID एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक आप कह सकते हैं कि सिस्टम की एक लाइफ है. तो कोई भी स्कूल में तरह तरह के सिस्टम्स होते हैं और उसको 360 डिग्री कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, उसका नाम NABID है. आप ये समझ लें कि उसकी शुरुआत स्कूल में गेट में एंट्री, जहाँ पे गार्ड कैसे रवैया व्यवहार करता है, से लेकर क्लासरूम तक की जर्नी में जो जो पार्ट्स होते हैं सबकी एक्रेडिटेशन होते हैं. तो लाइब्रेरी आपकी कैसी है, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा है, आपका HR कैसा है, आपके टीचर्स का अप्रेजल कैसे होता है, आपके क्लासरूम में पढ़ाई कैसी जाती है. तो NAP जो है ये पूरी तरह से स्टूडेंट लेड ट्रांजिशन की बात करती है. वो कहती है कि अब रोड लर्निंग का जमाना नहीं रहा. तो इन सारे पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना और खुद को स्थापित करना डॉक्यूमेंट्स के जरिए, दैट वाज समथिंग रियली ट्रेमेंडस. और सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि हमें सबका साथ मिला. हमने पेरेंट्स से क्वेश्चनियर भेजे कि आपको अलग अलग तरह के लेवल पे कि आपको ट्रांसपोर्ट कैसा लगता है, आपको एडमिशन प्रोसेस कैसा लगता है, और हमें सबका जवाब मिला. हमारी जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो वेंडर्स थे, चाहे बुक सेलर्स थे, हमें सबके लेवल पे सेटिस्फेक्शन चाहिए था. और इस पूरे प्रोसेस में जो, जैसे कि मैम ट्विंकल ने आपको बताया, 36 पैरामीटर्स होते हैं. तो 36 पैरामीटर्स में 27 पैरामीटर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, और बाकी जो 9 पैरामीटर्स हैं वो एडमिन ब्लॉक को डिटेल करते हैं. तो इस पूरी जर्नी में सबका साथ मिला, सबका भरोसा मिला. और NABID हमने लिया क्यों, जैसा कि पूजा मैम ने बताया, क्योंकि NABID एक स्थायित्व प्रदान करता है. ये एक संस्था जो किसी व्यक्ति प्रधान को लेकर नहीं बल्कि एक सिस्टम प्रधान को लेकर होती है. उस जर्नी का नाम NABID है और हमने इसको सक्सेसफुली किया. और ये बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस संस्था का हिस्सा हूँ जिसमें ये कीर्तिमान स्थापित किया है. और सबसे जो दिलचस्प बात है NABID की, कि ये एक टाइम प्रोसेस नहीं है. अगर हमें 3 साल का मिला है
तो हमें हर साल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दोबारा दिखाने पड़ेंगे। तो हर 12 महीने में उनकी टीम आएगी ये दिखाने के लिए कि आप वो कर रहे हैं जो कहते हैं या नहीं। तो नैबेड की अगर मैं एक लाइन में समरी दूं तो नैबेड कहता है टेल अस व्हाट यू डू, शो अस द डॉक्यूमेंट फॉर द सेम थिंग। तो अगर आप जो करते हैं वही बताएं और जो बता रहे हैं उसके आप सबूत दें। अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर पाते हैं तो यू आर एन एक्यूरेट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी को रीपोस्ट करने के मामले में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में पीयूष सुराणा के भाई द्वारा न्यायालय में पेश किए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित थाना पुलिस को रमेश सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण में परिवादी पीयूष सुराणा के भाई की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट वायरल हुई थी। इस पोस्ट को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से सुराणा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सुराणा को गिरफ्तार भी किया था। परिवादी पक्ष के एडवोकेट वैभव जैन ने बताया कि जिस पोस्ट को आधार बनाकर सुराणा के खिलाफ कार्यवाही की गई, उसी पोस्ट को भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने भी सोशल मीडिया पर रिपोस्ट और वायरल किया। अधिवक्ता का कहना है कि यदि मूल पोस्ट को आपत्तिजनक मानते हुए कार्यवाही की गई तो उसे दोबारा प्रसारित करना भी समान रूप से आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि रमेश सोनी द्वारा उक्त पोस्ट को रिपोस्ट करना समाज में आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने जैसा है, इसलिए उनके खिलाफ भी समान धाराओं में कार्यवाही की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित थाना पुलिस को भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामला तो अभी पिछले दिनों काफी इसमें मामले ने तूल पकड़ा था कि जो भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं रमेश सोनी जी, उन्होंने कोई अश्लील पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया था। जिस मूल पोस्ट को जिस व्यक्ति ने रिपोस्ट जारी किया था, पीयूष सुराणा, उन पे मुकदमा गंज थाने में दर्ज हो गया था। उनके भाई ने यह एलिगेशन लगाया था कि सेम पोस्ट को भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं रमेश सोनी जी, उन्होंने रिपोस्ट किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उन्होंने उसकी पहुंच को बहुत आगे तक बढ़ाया, उसको प्रसारित किया। आईटी एक्ट में यह भी अपराध है कि अगर किसी पोस्ट को अपन प्रसारित करते हैं, शेयर करते हैं अश्लील पोस्ट को, वो भी अपराध है। तो ऐसे में एसपी साहब को और पुलिस को इनके द्वारा एप्लीकेशन दी थी कि भाई रमेश सोनी जी ने भी समान अपराध किया था, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और सरकार अभी भाजपा की है, तो पुलिस शायद दबाव में थी या जो भी है, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब जाके मजबूरी में न्यायालय की इन्होंने शरण ली। हमने हमारे जरिए न्यायालय में इन्होंने इस्तिगासा पेश किया। न्यायालय में इस्तिगासा पेश करके हमने 175(3) BNSS में मुकदमा दर्ज करने की हमने प्रार्थना करी। हमने ये धारा 67 आईटी एक्ट और 79 BNS के तहत न्यायालय से कहा कि इसको मुकदमा दर्ज करने के लिए भेजा जाए। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी रमेश सोनी जी पे अपराध बनता है। तो न्यायालय में हमने एक लिखित बहस भी पेश करी। न्यायालय में हमने लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 4 हमने पेश किए। हमने न्यायालय में यही तर्क दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल का मामला है, इसमें आईपी लॉग्स और जो उसके
अकाउंट डिटेल्स वगैरह है, डिवाइस जब्त करना है, तो ये सारा जो है पुलिस की द्वारा ही संभव है। मजिस्ट्रेट जांच से ये संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट साहब ने भी इसको प्रथम दृष्टया अपराध माना कि भाई उन्होंने रीशेयर किया था, पोस्ट किया था। हमने 63 एविडेंस एक्ट का एक सर्टिफिकेट भी पेश किया, जिसमें जो उसकी जो पोस्ट थी उनकी, उसको हमने स्क्रीनशॉट लगा के पत्रावली पर लगाया। प्राइमा फेसी मानते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने इसको 175(3) में गंज थाने को निर्देश दिए कि इसमें मुकदमा दर्ज करे, त्वरित कार्रवाई करे, अनुसंधान करे, जांच करे और न्यायालय में रिपोर्ट पेश करे। यह न्यायालय का एक तरह से ऐसा है कि यह आम जन में इस विश्वास को पैदा करता है कि चाहे अपराधी या आरोपी जो भी है, बड़ा हो छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, पुलिस अपने दबाव में कई तरह के काम करती है, लेकिन न्यायालय कभी दबाव में नहीं आता। तो इससे एक बात की पुष्टि होती है कि न्यायालय में न्याय आज भी जिंदा है। तो इसी आस में आम आदमी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। आज न्याय की जीत हुई है। इन्होंने जो चाहा था कि उस पर भी मुकदमा दर्ज हो, आगे क्या होता है वो जांच का विषय है। किस पे अपराध साबित होता है, किस पे नहीं होता, वो पुलिस जांच का विषय है। शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर में रहने वाली एक महिला ने जयपुर निवासी कंपनी मालिक पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली। मामले में कोर्ट के आदेश पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर में रहने वाली एक महिला ने जयपुर निवासी कंपनी मालिक पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली। मामले में कोर्ट के आदेश पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलवरगेट थाना इलाके में रहने वाले नाथूलाल जैन की पत्नी रेखा जैन ने न्यायालय में इस्तिगासा पेश कर आरोप लगाया कि जयपुर निवासी राजा अजवानी, जो कि एक कंपनी का संचालक है, उस व्यक्ति ने निवेश और लाभ का झांसा देकर उनसे करीब 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर ली। आरोप है कि आरोपी ने रकम लेने के बाद ना तो तय अनुसार लाभ दिया और ना ही मूल राशि वापस लौटाई। पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने अपनी राशि वापस मांगनी शुरू की तो आरोपी लगातार टालम टोल करता रहा। बाद में आरोपी ने संपर्क करना भी कम कर दिया। खुद को ठगा महसूस होने पर रेखा जैन ने न्यायालय की शरण लेते हुए कार्यवाही की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अलवरगेट थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जयपुर के 200 फीट बाईपास रोड निवासी राजा अजवानी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अलवरगेट थाना पुलिस के अनुसार मामले की जांच एएसआई हनुमान सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अब दोनों पक्षों के बीच लेन देन, दस्तावेजों और बैंक खातों की जानकारी जुटाने में लगी है। साथ ही निवेश संबंधित दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट से इस्तगासा है, उसमें श्रीमती रेखा जैन पत्नी नाथूलाल जैन आयु 50 वर्ष निवासी गांधीनगर नाका मदार ने राजा अजवानी पुत्र ललित कुमार अजवानी निवासी 12/11 प्लॉट नंबर 11 वर्धमान हरिओम नागल क्रॉसिंग 200 फीट बाईपास जोटवाड़ा जयपुर मालिक प्रोपराइटर फिक्सल एप्लोमेंसी इन्फोसिस फिक्समो इंटरप्राइजेज जोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धारा 420-406 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान एएसआई श्री हनुमान राम जी कर रहे हैं। मामला क्या है? इसको बिजनेस के नाम, कोई कंपनी है उसके नाम से। क्या है, क्या दर्ज कराया कंपनी के खिलाफ? इसके साथ कोई धोखाधड़ी की है कंपनी के नाम। अच्छा, कितने को अमाउंट वगैरह? 25 लाख के आसपास बता रहे हैं। 25 लाख के आसपास धोखाधड़ी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
शहर के हरिवा उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की वारदात ने शहरवासियों को दहशत में डाल दिया है। कोटड़ा इलाके में बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही एक महिला को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और रास्ता पूछने के बहाने रोककर गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। अजमेर शहर के हरिभाव उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चैन स्नैचिंग की वारदात ने क्षेत्रवासियों में दहशत फैला दी। कोटड़ा इलाके में बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही एक महिला को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और रास्ता पूछने के बहाने रोककर गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई तथा लोगों में भय का माहौल बन गया। पीड़ित सुरेश भाटी ने हरिभाव उपाध्याय नगर थाने में शिकायत देकर बताया कि उनकी पत्नी रोशनी सुबह बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया और दोनों बदमाशों ने पहले महिला को रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके गले से करीब 10 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी तेज गति से बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना इतनी अचानक हुई कि महिला शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली, लेकिन तब तक बदमाश काफी दूर निकल चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवकों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तुरंत हरिभाव उपाध्याय नगर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम कोटड़ा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही आसपास के मार्गों और संदिग्ध बाइक सवार युवकों की जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। रोशनी भाटी, वाइफ ऑफ सुरेश भाटी, हरिभाव उपाध्याय नगर मुख्य की रहने वाली थी, जो शाम के समय में अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ के वापस घर आ रही थी। तो कॉलोनी के अंदर कोई मोटरसाइकिल पे मुंह बांधे हुए 2 बच्चे लड़के थे, जो उन्होंने उसका रास्ता पूछने के बहाने रुके उसके पास और उसका जो गले में सोने का मंगलसूत्र था वो छीन झपट्टा मार के। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।